देखो हम जो है सेटअप करने वाले हैं रिएक्ट का सेटअप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। कईयों के एरर वगैरह आएंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ उसको ना, हमें क्या करना है कि बाईपास करने की कमांड होती है एक, है ना। उस कमांड को मैं ग्रुप में भेजता हूँ। एरर भेज दिया, कमांड मैं भेजता हूँ, उसको चला के देखना भी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाईपास करने के लिए कमांड होती है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बस उस कमांड को क्या करना है कि पेस्ट करना है, ठीक है। देखो ध्यान से रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले देखो रिएक्ट को चलाने के लिए क्या करना है आपको, नोड जेएस बस इंस्टॉल करना है, ठीक है। नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के बाद, है ना, विंडो जो भी आपके 11 12 13 है ना, 12 13 तो है ही नहीं है किसी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये LTS वाला करना है ना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला। जो करंट वाला है इसमें क्या होता है, कुछ बग वगैरह है, जैसे आपका कोड बिल्कुल सही भी है ना, रन कर रहे हो फिर भी वो दिक्कत दे देता है। तो इसको यूज़ करो LTS वाले को, ठीक है। LTS वाला वर्जन जो है वो सभी ने इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ से इंस्टॉल करके फिर उसको, मैं यहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो कमांडें हैं सारी ये चलनी चाहिए, नोड -v npm -v npx -v, ठीक है। एक एरर आएगा कईयों का एग्जीक्यूशन पॉलिसी का, ठीक है। तो अगर तो देखो सिंपल सी बात है, जो एक है ना एरर आएगा ना, जब इसको लिखोगे कभी किसी में एरर आएगा, जो एरर आएगा उसको बस कॉपी करो, चैट जीपीटी को दो, वो आपको क्या करेगा कि एक कमांड देगा, उस कमांड को पेस्ट करो, है ना। जो कमांड मैंने ग्रुप में डाली है वही वाली कमांड है, ठीक है ना। अगर एरर आता है रनिंग स्क्रिप्ट डिसेबल्ड वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये काम करना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जब नोड हो जाए उसके बाद अब देखो रिएक्ट से हम क्या करेंगे ना, रिएक्ट से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। रिएक्ट का फाइल स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस तरीके से वो फाइलें घूम रही हैं रिएक्ट में। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, रिएक्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अलग से फोल्डर बना के रखो, जैसे मैं यहाँ पे आया, इस फोल्डर को मैंने देखो ओपन किया, है ना, ठीक है ना, सीधी सी बात है, VS कोड में ओपन किया। अब मैंने क्या करना है, देखो अब रिएक्ट जो है ना वो दो तरीके से बनती थी, एक पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनती थी, अब जो है वो है ना वीट से बन रही है। तो हम क्या करेंगे कि वीट से बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर ही हम रिएक्ट के बनाएंगे ना। आज काम करेंगे एक फोल्डर में, कल को दूसरे में, तीसरे में ना, ऐसे करके चलेगा। जैसे उसमें फाइलें बना रहे थे ना हम, तो यहाँ पे हम फोल्डर्स बनाएंगे, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनेंगे हमारे। तो देखो टर्मिनल में आ गए हम, है ना। पहले टर्मिनल में आके भी चेक कर लेना है आपने कि मेरा नोड वगैरह चल रहा है प्रॉपर से, ना। यहाँ पे एक्सेस है npm का, नोड का। देखो जो npm है ना वो नोड के साथ ही आ जाएंगे। नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं npm की फुल फॉर्म जो है, ठीक है, समझ रहे हो, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है, याद रखना उसको। फिर npx होता है जो नोड पैकेज एग्जीक्यूटर होता है, वो फुल फॉर्म्स बस आपने करनी है इनकी, याद रखनी है, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है। नोड डाउनलोड करके ये कमांडें लगा के देखनी है, पहले टर्मिनल में, मतलब कि अपने पावर शेल में। उसके बाद VS कोड में टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे देखो पावर शेल चल रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर भी क्या है कि पावर शेल चल रहा है, तो यहाँ पर भी हम चलाएंगे, उसको चला के देखेंगे एक बार के लिए। वैसे चलना तो वो चाहिए, कईयों का यहाँ पे नहीं चलेगा, वहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी उनको वो कमांड देनी पड़ेगी जो मैंने ग्रुप में दी है। और क्या करना है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही वो कमांड लगानी है उस पर, तब वो हर एक जगह जो है ना कर देगा, नोड का एक्सेस दे देगा। npm -v, तो यह मैंने लिखा, तो मेरे पास npm का जो है वर्जन आएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से आना चाहिए, 10.9.2 है ना, जो भी आपका चल रहा है होगा उस टाइम पे, जब भी वीडियो देख रहे हो कोई, है ना। तो बस वो चलाना है, नोड -v, ठीक है। नोड का वर्जन चेक करेंगे, नोड का भी मिल गया हमें, npx का भी चेक कर लेंगे, इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तीनों के वर्जन जो है वो निकलने चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे रिएक्ट फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट बनाना है। अब देखो ध्यान से कि कैसे बनाता हूँ मैं। तो आपने देखो कमांडों के थ्रू काम होना है, हमने कमांड देनी है, हमने यहाँ पे लिखना है npm क्रिएट वीट @latest। अब कई से वीट भी बोलते हैं, कई से वाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, जो बोलना है इसको बोलो, ठीक है, ठीक है। कई वाइट भी बोलते हैं इसको, कई वीट बोलते हैं, ठीक है। npm क्रिएट वीट @latest, ठीक है। चलाया इसको मैंने।
बस एंटर दबाना है। ये कमांड का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, ये कमांड है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। ये वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे ना, वहाँ से देख लेना, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, यहाँ पे ना जो नाम दे दोगे उस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मैं देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, मैं लिखता हूँ फर्स्ट रिएक्ट, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिखा। या मैं लिखता हूँ रिएक्ट 01 करके, रिएक्ट 01, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा रिएक्ट 01 प्रोजेक्ट का नाम, वो यहाँ पे नाम आ जाएगा उसका। ध्यान रखना, ये मैं जो बता रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक फोल्डर बन के आएगा इस रिएक्ट 01 के नाम से। एंटर दबाया मैंने, उसके बाद यहाँ से मेरे को फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। अब हम व्यू नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम रिएक्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। ये एरो डाउन से मैं नीचे जा रहा हूँ और ऊपर वाले से ऊपर को, ठीक है। तो मैं रिएक्ट पे आया, एंटर दबाया। अब ये पूछ रहा है कि टाइप स्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट, है ना, हमने जावास्क्रिप्ट सीखी, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट पे आना है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आपका एक रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है कि हम देखो हम किसके अंदर है, हम जो है इस रिएक्ट वाले फोल्डर के अंदर है, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इस रिएक्ट 01 के अंदर है। तो हमें भी इस रिएक्ट 01 के अंदर जाना है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, इस पर राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, है ना। नीचे देखो अभी क्या है, रिएक्ट है, मेरे को रिएक्ट 01 में जाना है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा, जो मेरा एक दूसरा पावर शेल का खुलेगा, है ना। इसमें देखो मैं रिएक्ट 01 के अंदर हूँ, समझ रहे हो, रिएक्ट 01 के अंदर हूँ। अब कहानी ये है कि अब क्या करना है ना, इतनी सारी फाइलें हैं, थोड़ा डर लग रहा होगा फाइलें देख के, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि npm i करना है ना। i का मतलब है इंस्टॉल करना है ना। पूरा भी लिख सकते हो इंस्टॉल, और सिर्फ i से भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्टॉल होगा क्या, यहाँ पे ना देखो दो फोल्डर है मेरे पास, एक पब्लिक है एक src है, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है ना। अब ये कुछ इंस्टॉल करेगा, अब ये ना रिएक्ट को इंस्टॉल करेगा, रिएक्ट के कोड को इंस्टॉल करेगा, समझ रहे हो, ये रिएक्ट के कोड को इंस्टॉल करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड जो है वो यहाँ पे ना एक फोल्डर में डालेगा निकाल के, ठीक है। हाँ, वो टर्मिनल के थ्रू भी जा सकते हैं, है ना। अभी हम यूआई के थ्रू गए हैं, अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके इधर उधर जा रहे हैं फाइलों में, हम ऐसे उसके थ्रू भी जा सकते हैं, टर्मिनल के थ्रू, वो अपनी मर्जी है। बस आपका ओपन वो फोल्डर होना चाहिए रिएक्ट 01 वाला, वो तो फिर टर्मिनल की कमांड आ गई है, ठीक है ना, तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। बैक आने के लिए क्या करते हैं, cd डॉट, है ना, डॉट, फिर उससे बैक आ जाते हैं एक फोल्डर, ठीक है। ये टर्मिनल की कमांडें हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना, मेरे पास लिखी बड़ी है सारी। कॉपी में है, इसमें लिखी है, इसमें देख लेना एक बारी, बस एक बारी करके छोड़ दो इसको, बहुत है फिर, क्योंकि टर्मिनल की कमांडें काम आ जाती हैं, ठीक है। पता नहीं कहाँ गई, ये है, इसकी फ़ोटो खींच लेना बाद में, इसको रख ले अपने पास ही, फ़ोटो खींच लेना, ग्रुप में भी डाल देना, है ना। कुछ कमांड है टर्मिनल की जिनको देख लेना, थोड़ा हमारा काम आएंगी हमारी आगे जाके ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे है ना रिएक्ट 01 में, देखो एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर हमें मिला है देखने को, इसमें बहुत कुछ कोड लिख रखा है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कहानी क्या है। कहानी हमारी असल में इन फाइलों की शुरू होती है इस package.json से, ठीक है। ये मेरे पास एक मेन फाइल है, अब मैं इस ऊपर वाले को जरा उड़ाता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से।
अब जो हमारी मेन कहानी है वो इस पैकेज डॉट जेसन की है ना। ये हमारा ना एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट का कुछ नाम है ना, प्राइवेट अभी के लिए, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। वर्जन हमारे प्रोजेक्ट का 0001 है। कल को इसका एक अपडेट वर्जन हम निकालते हैं तो 001 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अपना एक मान लो हमारा एक प्रोजेक्ट है ना, हमारा एक पैकेज बना है। फिर टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल है, इसकी भी एक कहानी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम इसमें चलाएंगे तो वो टाइप मॉड्यूल के कारण ही हम जो है वो चला सकते हैं ना। अभी हम जब चलाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैं बताऊंगा तब इसका पता चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ कमांड है ना, स्क्रिप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे ना। हमने इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट फेज में चला के देखना, तो उसके लिए डेव की कमांड होती है ना। हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए बिल्ड कमांड है ना। उसके बाद फिर एक ये कमांड होती है, टेस्टिंग के लिए होती है ये। फिर उसके बाद जो एक बिल्ड नाम से बना है उसको देखने के लिए हमारे पास प्रीव्यू नाम की कमांड होती है, ठीक है ना। बताऊंगा इसके बारे में भी। ये बस कमांडें हैं अलग अलग फेज में इसको चला के देखने के लिए, ठीक है। मेन हमारे पास ये वाली कमांड रहने वाली है, ठीक है। और जब आप कहीं डिप्लॉय करेंगे, उसको डिप्लॉय करने से पहले बिल्ड कमांड चलाओगे, फिर उससे जो बना है उसको पहले लोकल में चेक करने के लिए प्रीव्यू चलाओगे, फिर उसके बाद डिप्लॉय करोगे। मतलब पहले यहाँ पे चेक चुक करके बढ़िया से फिर डिप्लॉय करोगे, है ना। इसका मेन यूज़ रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम डेवलपमेंट फेज में काम कर रहे होंगे, है ना, हम बना रहे होंगे, तो इसी का यूज़ होगा। अब डिपेंडेंसीज है इसमें, है ना। 2 डिपेंडेंसीज हमारे पास आई हैं, एक रिएक्ट करके, एक रिएक्ट डोम करके। अब ये 2 पैकेज है ना, एक में रिएक्ट के फीचर्स है सारे, जैसे रिएक्ट में हुक वगैरह होती है, फंक्शनल कंपोनेंट ना, हम रिएक्ट का यूज़ कर सकते हैं। फिर एक रिएक्ट डोम है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, रिएक्ट का अपना डोम होता है, ठीक है ना। जैसे ब्राउज़र का है ना, वैसे रिएक्ट का अपना डोम होता है, तो उसके लिए जो भी काम होता है वो इस पैकेज से होता है, रिएक्ट के अपने डोम के लिए, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद फिर एक देखो, एक डिपेंडेंसीज होती है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन के रखना, ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, है ना। वो पूछेंगे कि डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक डेव डिपेंडेंसीज है। अब ये क्या होती है, ये डेवलपमेंट फेज के लिए ही डिपेंडेंसी सिर्फ जो है वो रहती हैं, है ना। जब ये आपकी वेबसाइट प्रोडक्शन पे जाएगी तब ये कोई भी अप्लाई नहीं होती है, फिर नहीं पता चल रहा है। देखो 2 फेज़ होते हैं, एक डेवलपमेंट फेज़ है आपका, एक प्रोडक्शन फेज़ है। अभी वेबसाइट हम बना रहे हैं तो ये डेवलपमेंट फेज़ है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ हम इस डेवलपमेंट फेज़ के लिए ही ऐड करना चाहते हैं, है ना। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी प्रोडक्शन के लिए रहेंगी, डेवलपमेंट के लिए नहीं रहेंगी, है ना। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि डिपेंडेंसीज में हम वो चीज़ें देते हैं जो हमें, है ना, चाहिए होती हैं दोनों के लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी। और इसमें सिर्फ वही आते हैं हमारे पैकेजेस जो हमें सिर्फ डेवलपमेंट फेज़ के लिए चाहिए होते हैं, है ना। जब तक हम बना रहे हैं हमें तब तक चाहिए। तो यहाँ पे अपने आप देखो, ये हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, हम इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे आएंगी चीज़ें, जो भी इंस्टॉल करेंगे डिपेंडेंसी में आएंगी। ये पहले से है कुछ हमारे डेवलपमेंट एक सेटअप करने के लिए, पूरा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो सेटअप हो रखा है ना रिएक्ट से, है ना, जो भी एक बना पड़ा है, इतनी सारी अंदर से कॉम्प्लेक्स फाइलें बनी पड़ी हैं, तो इनके कारण जो है हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है ना। फिर बाद में इनका कोई काम नहीं है, जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हम, है ना, उसको डिप्लॉय कर देंगे तब इनका कोई काम नहीं है, फिर सिर्फ इसका काम रह जाएगा डिपेंडेंसीज का जो इसमें होंगी, ठीक है। तो डेव डिपेंडेंसीज वो होती हैं जो सिर्फ डेवलपमेंट तक ही हमारी रह जाती हैं, है ना, डेवलपमेंट के बाद नहीं हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन इसमें चीज़ें थी। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हमने इन पैकेजेस का नाम बता रखे हैं कि एक रिएक्ट का है जिसका ये वर्जन है, ठीक है। रिएक्ट 19 चल रही है, तो 19 का जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, पहले रिएक्ट 18 थी, अब थोड़े चिर पहले 19 जो है वो आई है, ठीक है। तो अब 19 चल रही है, रिएक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 19 चल रहा है, ठीक है। याद रखना बस इसको, और कुछ नहीं है ना। अब इनका जो देखो रिएक्ट और रिएक्ट डोम है ना, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे तो बहुत सारे हुए हैं इंस्टॉल, है ना। कितने के हो गए हैं पैकेज इंस्टॉल, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमने तो सिर्फ 2 बोल रहे हैं, चलो अगर इनका भी हम देख लें, इनका भी कहीं ना कहीं कोड उसमें ही होगा, लेकिन इनको भी अगर देखें तो भी ये तो बहुत ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे चक्कर पता क्या है कि इनका तो कोड आया ही है यहाँ पे, ठीक है ना। इनको चलाने के लिए जो आगे डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ती थी, समझ रहे हो, इन डिपेंडेंसीज को चलाने के लिए आगे भी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, उन डिपेंडेंसीज को आगे डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जब किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती रहती है ना, तो उनका सारा का सारा कोड भी यहाँ पे आता है, आगे वालों का कोड भी आएगा ना, ठीक है ना। जैसे मान लो जैसे कुछ एक आपने इंस्टॉल किया है, उसको इंस्टॉल करने के लिए 3-4 चीज़ें और लग रही हैं, है ना, तो उनका भी कोड आएगा यहाँ पे। तो इसलिए ये नोड मॉड्यूल बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो ये हमारा प्रोजेक्ट है, सीधी सी बात है। पैकेज डॉट जेसन में हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होती है, तो यहाँ पे बता रखा है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिएक्ट और रिएक्ट डोम जरूरी है। अब ऐसे ही रिएक्ट और रिएक्ट डोम का अपना है ना। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ पैकेज लोक डॉट जेसन में, यहाँ पे जैसे मेरे पास रिएक्ट डोम का होगा, है ना, कोई ना कोई, देखो, ठीक है। ये तो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे लिख रखा है।
फिर मेरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो जो सारे आ रखे थे ना, वो भी अपने आप में एक है ना प्रोजेक्ट हैं, सारे के सारे एक है ना, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ है वैसे उनके भी अपने अपने प्रोजेक्ट बने पड़े हैं। हमारे इसको कल को कोई भी यूज़ कर सकता है। अभी हमारा यहाँ पे क्या है कि ये प्राइवेट है, कल को हम इसको पब्लिक कर देते हैं, एनपीएम को दे देते हैं, तो हमारे को भी कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। कल को npm i react 01 लिखेगा हमारे वाला, उसके उधर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने किसी किसी के पैकेज जो है वो आ गए हैं ना हमारे पास, रिएक्ट को चलाने के लिए चाहिए थे वो, तो अपने आप ही वो सारे आ गए हैं। तो ये उनके बारे में जानकारी है सारी, ठीक है। जैसे ये है कोई एक करके, इसको ज़रूरत पड़ रही है इंडिपेंडेंसीज़ की, ठीक है, आगे इनको किसी की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो ऐसे जब तक जिनको ज़रूरत पड़ती रहेगी वो अपने आप इंस्टॉल हमारे पास सारे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, कोई कोड फ्रेम करके है, ठीक है ना, इसका वर्जन ये वाला चल रहा है, जैसे हमारा 000 वर्जन था, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा पैकेज है ना। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, समझ रहे हो, ठीक है ना। एक कॉम्पैक्ट डाटा करके है, ये डाटा को कॉम्पैक्ट करता होगा ना, एक कोई है, इसका वर्जन 7.2 चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इतनी कहानी है इसकी। ठीक है, देखो इसकी डिपेंडेंसीज कितनी है, तो ये इंस्टॉल हुआ, इसकी डिपेंडेंसी सारी वो भी इंस्टॉल होगी, ठीक है ना। ये सब कुछ जो है वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। फिर कुछ जनरेटर करके है, ठीक है, ये इंस्टॉल हुआ, ऐसे बहुत है, ठीक है। ये देखो कितने सारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हुए हैं हमारे पास, देखो ज़रा ध्यान से कितने हैं, ये कितनी बड़ी फाइल है ये, समझ रहे हो। तो इतने सारे जो हैं वो इंस्टॉल हुए हैं, है ना। रिएक्ट को चलाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ रही थी सारों के सारों की, तो ये सारे के सारे जो है वो यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो इतने कहानी बस इतना, ये पढ़ने थोड़ी है हमने सारे, ठीक है, डरो मत, ये पढ़ने नहीं है हमने, ठीक है ना। ये तो बस ऐसे ही है, हमने तो मेन पढ़ने हैं, है ना, जिनसे हमारे प्रोजेक्ट बन पाएँ, ठीक है, ठीक है ना। ये तो रिएक्ट को चलाने के लिए चाहिए थे, तो वो आए हैं। अब पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन में पता चला कि पैकेज डॉट जेसन में जो हमने डिपेंडेंसीज कर रखी हैं, मतलब हमारे वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होती है पैकेज डॉट जेसन में। ये हमारे प्रोजेक्ट की एक मेन फाइल है कि हमारा प्रोजेक्ट का वर्जन कौन सा है ना, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्या वो प्राइवेट है कि पब्लिक है ना, हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए स्क्रिप्ट कौन कौन सी है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए डिपेंडेंसीज कौन कौन सी चाहिए, ठीक है ना। फिर इन डिपेंडेंसीज के बारे में जो सारा कुछ होता है वो इस पैकेज लोक डॉट जेसन में होता है, ठीक है, क्लियर है। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। इसमें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में होता है, पैकेज लोक में जो हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमने डिपेंडेंसीज कर रखी है उनके बारे में सारा कुछ होता है पैकेज लोक में, ठीक है, ठीक है ना, पैकेज लोक डॉट जेसन में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। फिर इसमें देखो बाकी कई सारी फाइलें आपको दिख रही होंगी। ये जो हम देखो हम इसका यूज़ कर रहे हैं वीट का ना, ये एक ना मान लो ऐसे पावर का सोर्स है जो हमारे रिएक्ट को चला रहा है, ठीक है ना। हमारे पैकेज तो मेन तो हमारा वही है रिएक्ट नोम, है ना, उसको एक पावर प्रोवाइड कर रहा है ये वीट, ठीक है ना। ये एक थर्ड पार्टी है ऐसे जो पावर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये न्यू है, कल को कोई और भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है ना। इसके साथ हमने देखो प्लग इन कर रखा है रिएक्ट को, मान लो वो एक ना पावर प्लग है, उसके साथ हमने अपनी रिएक्ट जोड़ रखी है ना, तो वो रिएक्ट को पावर कर रहा है, ठीक है। अब ये नहीं पता चल रहा होगा क्या लिख रखा है, ना क्या है ये, ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसके बारे में सारा कुछ। पहले फाइलों को देखो, तो वीट तो हमारा ठीक है कि एक पावर सोर्स है जिसमें हमने अपनी रिएक्ट को क्या कर रखा है कि प्लग इन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद एक रीडमी डॉट एमडी है, इसमें क्या होता है कि हम ना लिखते हैं ना कुछ भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये काम कर देता है ना, आपको इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। कुछ भी हम इसमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हैं, ये सिंपल इंग्लिश होती है। यहाँ पे लग रहा होगा कि इंग्लिश नहीं है, लेकिन जब इसको रन करोगे तो इंग्लिश दिखेगी, ठीक है, इस तरीके से है ना। ये तो पहले से लिख रखा है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो रीडमी डॉट एमडी में हमारे प्रोजेक्ट के बारे में हमने लिखा होता है। अब जैसे चलो मैं एक दो खोल के बताता हूँ। अब मैं गिटअप पे आया, ठीक है, मैंने जो अपने प्रोजेक्ट डाल रखे हैं इसमें उनके बारे में बता रखा है, किसके थ्रू बता रखा है, रीडमी डॉट एमडी के थ्रू बता रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, जैसे ये वाला मेरा प्रोजेक्ट है ना, फुल स्टैक ई-कॉमर्स करके है क्या, इसमें होगा पासवर्ड जनरेटर करेंसी कन्वर्टर यूजिंग रिएक्ट, ठीक है, इसमें मिल जाएगी, है ना, मैंने डाल रखी है रीडमी डॉट एमडी करके। जैसे ये रीडमी डॉट एमडी फाइल है ना, यही है वो जो दिख रही है यहाँ पे, इस तरीके से आउटपुट दिखता है, बढ़िया से, कोई चक्कर नहीं। इसमें भी एक लिखने का तरीका होता है कि आपने हैश लगा रखा है तो वो एक H1 की तरह काम करता है, जैसे HTML में H1 होता है ना, बड़ा हेडिंग से देता है। तो यहाँ पे लिख रखा है करेंसी कन्वर्टर यूजिंग रिएक्ट, है ना, दिस प्रोजेक्ट इज सिंपल, मतलब अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा है ना। फीचर क्या है मेरे प्रोजेक्ट में, ठीक है ना, मेन फाइल कौन सी है मेरे प्रोजेक्ट में, SRC में app.jsx करके एक मेन फाइल है, ठीक है ना।
फिर इनपुट बॉक्स है एक, कुछ है ना कंपोनेंट है, एक रीयूजेबल कंपोनेंट है ये, ठीक है, जिसका मैं 2 बार यूज़ कर रहा हूँ इसका, है ना, रीयूज़ कर रहा हूँ कंपोनेंट को, ठीक है। एक हुक बना रखी है अपनी मैंने ना, कस्टम हुक, तो ऐसे करके बस बता रखा है कि ये चीज़ें मैंने इसमें लगा रखी हैं ऐसे करके ना। फिर उसके बाद मैंने बता रखा है कि आपने अगर इसको क्लोन करना है और स्टार्ट करना है तो कैसे करोगे, मतलब जानकारी देनी है। वो जानकारी अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक किसी बंदे को बताने के लिए जो दोगे वो readme.md में ही दोगे। कभी कल को कोई प्रोजेक्ट उठाओगे गिटहब से, उसको चलाना कैसे है वो readme.md में लिखा मिलेगा। समझ रहे हो किस काम के लिए आती है readme.md फाइल, ठीक है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बता रखा है बस इसको क्लोन मारो और चलाओ, बात खत्म, ठीक है। तो ये readme.md है, इसके बारे में जो है वो बता रखा है ना, मैंने दी होगी लगभग सभी की, इसकी भी है ना, ठीक है, इसकी नहीं है, ठीक है। तो बस readme.md है, वो आपने देनी है अपने प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वही readme.md थी जो मैंने अभी आपको उधर खोल के बताई है ना, वो गिटहब पे काम आएगी, ठीक है ना, गिटहब पे ज़्यादा काम आती है, बाकी कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे भी काम आ जाती है। यहाँ पे इसको ऐसे रन करने का ऑप्शन सा मिलता होता है, फिर आपको यहाँ पे ना इसकी बढ़िया से आउटपुट देगी क्या लिख के रखा है इसमें, ठीक है, नहीं तो यहाँ से क्या पता चलेगा क्या है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। तो बस ये readme.md है। उसके बाद क्या है कि मेरे पास ये तो हो गया ना, 4 इनका पता चला है, ठीक है। ये तो हमारे काम का है नहीं है बीट, इसको तो हमने कुछ नहीं करना। हाँ, कभी कभी हमें टेलमेंट वगैरह कुछ और चीज़ें इसके साथ प्लग इन करनी पड़ती हैं, है ना, जैसे एक बीट है उसके साथ हमने रिएक्ट जोड़ दी, कल को फिर टेलमेंट भी जोड़ देंगे ना, तो ऐसे करके, है ना, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये मेरा मान लो कि बीट है, इसके साथ मैंने अपना लैपटॉप जोड़ रखा है, ये स्क्रीन जोड़ रखी है ना, अलग अलग चीज़ें जोड़ रहा हूँ ना मैं, कल को स्पीकर लेके आ जाऊँ उसको जोड़ दूँगा, ठीक है ना। ऐसे ही रिएक्ट के साथ मेरे को टेलमेंट यूज़ करनी है, मेरे को बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे उनको प्लग इन करूँगा आगे, ठीक है, फिर उनका यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो होगी, ठीक है, 4 फाइलें हमारी। उसके बाद देखो एक index.html की फाइल है। अब सिर्फ एक ही आपको HTML की फाइल जो है वो देखने को मिलेगी इसमें, एक क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना के देता है हमें रिएक्ट, ठीक है ना। इसमें सिर्फ एक ही पेज होता है, सिंगल पेज होता है, ठीक है ना, इतने सारे पेज नहीं होते हैं। अभी तक हम देख रहे थे HTML CSS में कि हमने HTML कितने मर्जी पेज हम लगा सकते थे। अब यहाँ पे कहानी होती है कि एक ही पेज रहता है। अगर होम वाउट कॉन्टैक्ट है, आपने होम पे जाना है तो कंपोनेंट चेंज होते हैं बीच में, इसमें कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर आ जाता है सारा, समझ रहे हो। पेज इसमें HTML का एक ही रहता है, तो कभी भी हमारी वेबसाइट जो वो रीलोड नहीं होती है ना, वो उसको सारा कुछ दोबारा से लोड नहीं करना पड़ता है ना। तो रीलोड नहीं होती है तो सब कुछ लोड नहीं करेगी, वो तो फास्ट रहेगी हमारी एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो रिएक्ट का थोड़ा सा फायदा है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, फास्ट रहती है, रीलोड नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखना हमें क्यों जरूरत पड़ी रिएक्ट की, ठीक है ना, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, फास्ट है ना। इसमें हम बहुत सारी ऐसे देखो, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल डोम का, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपडेट करता है डोम में जाके, जो है ना जो चेंज हुई है सिर्फ उनको ही अपडेट करता है, तो ये फास्ट कर देता है ना। ऐसे बहुत सारे फीचर है इसमें जो हमें एक, अगर हम नॉर्मल वेबसाइट बनाए HTML से जावास्क्रिप्ट से, तो उससे ये फास्ट वेबसाइट बनती है रिएक्ट से, ठीक है। तो रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो उसमें हमें एक ही जो है वो देखने को मिलती है HTML की फाइल, ठीक है, इतना पता चला है। अब यही फाइल आपकी जो है वो रन होती है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैंने ये लिख रखा है, ये तो पता ही है ना, ये तो सिंपल है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, डेव लिख रखा है, एक स्क्रिप्ट नाम का टैग लगा रखा है, इसमें SRC में क्या है कि main.jsx की फाइल जो है वो अटैच कर रखी है। अब आपने JS देखा होगा, है ना, JSX क्या है। अब JS में क्या था कि आप HTML का यूज़ नहीं कर सकते थे, है ना, डायरेक्ट मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे मिक्स नहीं कर सकते थे, है ना। यहाँ पे लेकिन आप क्या है कि HTML और जावास्क्रिप्ट को एक साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा है इसका, जो एक नई तरीके की ये फाइल की एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है कि हमारी HTML और CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ जो है वो यूज़ हो जाती है। फिर एक टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल लगा रखा है, ठीक है। अब टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल लगाने का क्या मतलब है कि हम ना यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ कर रहे होंगे, है ना। तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तब चलते हैं जब हम इसको टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल दे देंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बताता हूँ जाके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसके अंदर ही चलते हैं, ठीक है। ये फाइल है मेरी SRC के अंदर है, ठीक है। ये बोल रहा है कि नहीं खुलेगी, यहाँ से जाके चलो ओपन कर लेते हैं इसको। ये है जो main.jsx है ना। अभी हम इंडेक्स वाली फाइल में, इसके साथ SRC में एक अटैच हो रखी है फाइल main.jsx, है ना। SRC में जाएंगे, उसके अंदर फिर main.jsx नाम की हमारी फाइल जो है वो कनेक्ट हो रखी है। ये देखो main.jsx, ठीक है। इसमें ये इंपोर्ट कर रखा है, कुछ इंपोर्ट फ्रॉम, है ना। अगर हमने इस तरीके से कुछ यूज़ करना है ये इंपोर्ट वगैरह का, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल लगाना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। फिर एक कॉमन JS करके भी होता था, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल जो है वो हमें यूज़ करना पड़ता है,
फिर इसका थोड़ा सा और भी है एक, है ना, थोड़ा एक दो और काम भी है इसको, मैं बताता हूँ, है ना। 2-3 जावास्क्रिप्ट की फाइलें हम एक दिन लिखेंगे, उसमें फिर मैं बताता हूँ कि इस तरीके से भी कुछ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, फिर ये एक फाइल है ना, इसका भी कोई हमसे ज़्यादा लेना देना है नहीं है। ठीक है, हमारे काम की फाइलें कौन कौन सी है मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि हमारे काम की जो फाइलें हैं, एक रीडमी डॉट एम डी का हम यूज़ कर सकते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिखना है। पैकेज डॉट जेसन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पैकेज के बारे में सारी जानकारी बताती है। फिर जो हमने थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर रखे होते हैं उनके बारे में जानकारी इसमें होती है सारी, कि उनको चलाने के लिए कौन कौन सी चाहिए थर्ड पार्टी, है ना, वो सारी जानकारी इसमें होती है उनकी। फिर इंडेक्स वाली हमारी मेन फाइल है जो हमें रन होती हुई दिखाई देगी, है ना, जो रन हो रही होगी वो यही फाइल हो रही होगी, है ना। फिर हमारे पास एक गिट इग्नोर करके फाइल है ना, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, एक गिट इग्नोर की फाइल है। अब गिट इग्नोर वाले में क्या है कि कुछ ऐसी फाइलें हैं इसमें से जब हम डिप्लॉय करेंगे इसको या गिटअप पे डालेंगे ना, तो हमें वो नहीं चाहिए होती हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बता देते हैं, तो वो गिटअप पे नहीं जाती हैं। देखो, पहले गिटअप पे डालोगे, फिर उसके बाद गिटअप से जो है वो डिप्लॉय करते हैं प्रोजेक्ट को, तो गिटअप पे ही आने से हम रोक देंगे फाइलों को। जब कुछ ऐसी होंगी जो हमें नहीं चाहिए, तो वो सारी फाइलें इसमें बता रखी होती हैं। एक तो इस फोल्डर का फिर, है ना, हमें बाद में इसका मतलब कि इसको गिटअप पे नहीं डालते हैं हम, क्योंकि ये तो npm करने से इंस्टॉल हो जाता है। कोई भी आपका प्रोजेक्ट लेगा npm करेगा, ये आ जाएगा, इसको भेजने का कोई वो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसको नहीं हम भेजेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी जिनको हम नहीं भेजेंगे ना। ठीक है ना, तो एक डिस्ट नाम का फोल्डर है, ये बाद में बनेगा, अभी तो है ही नहीं है ये, लेकिन लिख रखा है यहाँ पे नोड मॉड्यूल। ठीक है ना, ये लोग्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो एडिटर की कुछ डायरेक्टरी और फाइलें हैं, इनको नहीं भेजेंगे। कुछ फाइलें ऐसी हैं जो अंदर से बन रही हैं, बनी पड़ी हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। ठीक है ना, टर्मिनल में एक कमांड होती है ना, जिससे हम जो हमारी जो विजिबल नहीं है फाइलें हम उनको देख सकते हैं। ls करके होता है ना, लिस्ट है ना। ठीक है, लेकिन वो तो ऐसे देता है जो है, जो नहीं दिख रही होती है उनके लिए ls-a करके होती है कमांड, तो उसका यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसी भी हैं जो हमें नहीं दिख रही है ना। बस इतना याद रखना कि गिट इग्नोर, जो गिट इग्नोर करेगा, जिनको जो गिटअप पे पुश नहीं होंगी, है ना, जिनको नहीं करना है गिटअप पे पुश, उनके बारे में हम गिट इग्नोर के अंदर बताएंगे। ठीक है, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि रिएक्ट इतना बड़ा है, उसमें काफ़ी कुछ आया है, तो कुछ चीज़ें जो है वो पहले से बता रखी है कि हमने इनको नहीं भेजना है गिटअप पे। ठीक है, और कुछ हमने खुद से करना है कि नहीं भेजना है, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं इस SRC के अंदर, है ना, एक पब्लिक का फोल्डर है, इसके अंदर हम कुछ भी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह रख सकते हैं, है ना, कोई चक्कर नहीं है। पब्लिक कुछ और भी फोल्डर हो सकता है, कोई फोल्डर हो सकता है। इसके अंदर हम अपनी कुछ भी फ़ोटोज़ है ना, कुछ वीडियोज़ है ना, ऐसी चीज़ इसमें रख लेते हैं पब्लिक में। SRC के अंदर हम सोर्स कोड रखते हैं, सारा जो हम कोड लिखते हैं वो सारा SRC के अंदर होता है ना। तो जो भी हम फाइलें बनाएंगे कोड की, वो सारी SRC के अंदर जो है, इस वाले फोल्डर के अंदर बनानी है। फिर एसेट के अंदर भी हम कुछ ना कुछ रख सकते हैं, जैसे हमारा देखो इन्होंने तो जो SVG रख रखी है, हम अपना कुछ डाटा रख सकते हैं, है ना। एक पूरी की पूरी जेसन की फाइल रख सकते हैं हम, उसमें अपना कुछ डाटा रख सकते हैं लोकली। ठीक है ना, अब यहाँ पे कहानी क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है मेन कहानी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं देखूँ कि इंडेक्स के साथ मेरी अटैच, देखो इसको ना JS की तरह ही मानो, है ना। JSX से कन्फ्यूज मत होना कि कुछ स्पेशल है, ये JS की तरह ही है। इसमें हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और HTML भी लिख सकते हैं, बस इतनी कहानी है। दोनों चीज़ें इसमें इकट्ठी लिख सकते हैं हम। JS के सारे पावर है इसके पास, JS की सारी पावर है। तो ऐसा मानो कि हमने SRC में एक JS की फाइल ही कनेक्ट कर रखी है। वैसे JS और JSX में फ़र्क होता है, लेकिन अभी के लिए इसको इतना मानो कि हमने JS की फाइल ही जो है वो कनेक्ट कर रखी है। अब SRC के अंदर मेन वाली फाइल कनेक्ट है, जैसे हमने एक HTML के साथ हम जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करते हैं, सेम कुछ वैसी कहानी है। अब इस मेन के अंदर मैं आता हूँ ना, मेन के अंदर आया। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर रखी है ना। रिएक्ट है, इस रिएक्ट डोम के अंदर कुछ क्लाइंट नाम का एक, है ना, होगा हमारे पास पड़ा हुआ फोल्डर, उसमें से एक निकल रहा है क्रिएट रूट, है ना, एक स्ट्रिक्ट मूड निकल रहा है। अभी स्ट्रिक्ट मूड का तो हमें कोई लेना देना है नहीं है। ठीक है, ये 2 बारी चलाता है बस हमारे, इसको स्ट्रिक्ट मूड को मैं उड़ा देता हूँ। अब अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये हमारे पास कुछ मेन जो है वो चीज़ें बच रही हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना फाइल स्ट्रक्चर। दो के दिन तो मेरे को लगता है कि फाइल स्ट्रक्चर में आने में लग जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्रिएट रूट नाम का हमें एक, है ना, रिएक्ट डोम में से, है ना, मिल रहा है एक, ठीक है, फंक्शन है ये। इस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे है ना, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है
तब देखो हम क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, है ना, हम एक एलिमेंट को गेट कर रहे हैं बाय आईडी रूट। अब जिसके साथ ये फाइल कनेक्ट है, जिस HTML के साथ, उसी में से रूट ढूंढेगा वो। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो HTML कनेक्ट है, इसमें देखो आईडी रूट वाला है एक डिव, सिंपल एक्सेस किया है इसको, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या किया कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, रूट को एक्सेस किया एक्सेस, फिर उसके बाद रेंडर करके उसके अंदर क्या कर दिया कि ऐप को डाल दिया है। अब ये अपना क्या था रिएक्ट का ना, एक देखो क्रिएट रूट, एक रिएक्ट डोम, ये अपना रिएक्ट का डोम था। ये अपना एक अंदर से पूरा ट्री तैयार करेगा, जैसे ब्राउजर करता है ना, अंदर से ट्री लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, अंदर ब्राउजर जब उसको HTML देते हैं, तो ये अपना एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, जो है ना रिएक्ट का, जो रिएक्ट डोम है, ये अपना एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर अंदर से अंदर तैयार करेगा। तो उसके लिए हमें कुछ मेथड मिलते हैं जिनको हमें लिखना होता है, ठीक है, अपना इसका अंदर से पूरा का पूरा ट्री तैयार करवाने के लिए, अपना इसका वर्चुअल डोम तैयार करवाने के लिए, ठीक है ना। फिर ये करता है कि वर्चुअल डोम होता है, एक पूरा रियल डोम होगा, ये देखेगा कि हाँ बंदे ने ये कुछ चेंज किया है, वो देखेगा कि पहले कंपेयर करेगा क्या चेंज हुआ है, फिर सिर्फ उसी चीज़ को जो है ओरिजिनल वाले में अपडेट करता है, ठीक है ना। तो ये इसका वर्चुअल डोम फिर जरूरी होता है, कंपैरिजन वगैरह इसने करना होता है, डिफिंग एल्गोरिथम चलाता है, ये फिर रिकंसिलेशन करता है ना, दोबारा से उसको बनाना, उसमें जो भी चीज़ें थी वो ऐड करनी, ठीक है। ये सिंपल क्या करेगा, देखो मेरी बात सुनो, ये करेगा क्या, इस रूट वाले डिव को पकड़ेगा, है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट वाले को पकड़ा, उसके अंदर बस ऐप को डाल देगा, है ना, इतना काम करेगा। या ऐप को देख लेते हैं, ऐप क्या है, ये इसके साथ एक HTML थी, उसके साथ ये फाइल हमारी कनेक्ट थी मेन वाली, उस मेन वाली फाइल ने क्या किया कि उस HTML के अंदर एक डिव था जिसकी आईडी थी रूट, उसको एक्सेस किया, है ना, फिर इसके पास कुछ एक चीज़ थी ऐप नाम की, उसने उस डिव के अंदर उस ऐप नाम की चीज़ को डाल दिया, समझ रहे हो, बस इतना काम किया यहाँ पे, अगर मैं ये लाइनें सीधी भाषा में बताऊँ, ठीक है। हाँ जी, ये करेगा इसमें डालने के लिए ये, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट उसका तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, अपने उसका ब्राउज़र वाले डोम का, ये अपना हमारा रिएक्ट का डोम है ना, तो इसमें रेंडर वगैरह फंक्शन चला के हम उसमें डालते हैं। हाँ जी, रेंडर का भी एक फंक्शन है, जब इसको कॉल करेंगे, है ना, तब इससे एक ऑब्जेक्ट निकलेगा, फिर उसमें डॉट रेंडर लगा रखा है, उसके अंदर से फिर रेंडर फंक्शन निकल रहा है, ठीक है ना। फिर ये ऐप जो है वो जाएगा इस रूट के अंदर, है ना, जो भी ये रूट एक डिव था, है ना, जिसकी आईडी रूट थी, उसके अंदर ये ऐप जाएगा। अब इस ऐप को चेक कर लेते हैं कि ये ऐप क्या है, ठीक है, समझ रहे हो, चले ऐप के ऊपर, ठीक है। ये ऐप कहीं से क्या हो रहा है कि इंपोर्ट हो रहा है ना, हम देखते हैं इंपोर्ट का भी, देखते हैं क्या कहानी है। इंपोर्ट मतलब कि वहाँ से कुछ एक्सपोर्ट हुआ है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है ना, अब ये इंपोर्ट हो रहा है, इसके पास चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है ना, इतना सारा जो ये खिला रहा था, इसको मैं ज़रा हटाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रखा है हेलो आई एम शुभम, और ये जो लिख रखा है ये मेरा H2 के अंदर लिख रखा है, ठीक है, H2 के अंदर लिखा मैंने, है ना, हेलो माय नेम इज शुभम। अभी मैं इसको भी उड़ाता हूँ, ठीक है, और ये सारा कुछ जो है मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक ये इंपोर्ट का भी मैं उड़ाता हूँ, इसका भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ से जो है ये एक्सपोर्ट हो रहा है ना, ये एक्सपोर्ट हो रहा है ऐप मेरा, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है ना, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, वो एक फंक्शन ही है, ये एक फंक्शन है। अब देखो हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम एक फाइल में बना रहे हैं दूसरी फाइल में यूज़ कर रहे हैं, है ना, हमने ये नहीं किया है, लेकिन रिएक्ट में यही चलता है कि हम एक फाइल में कुछ बना दे रहे हैं, उसको हम दूसरी फाइलों में यूज़ कर सकते हैं। तो उसको दूसरी फाइल में यूज़ करने के लिए हमें ना इंपोर्ट करना पड़ता है ना, जिधर से वो था वहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, फिर जहाँ पे हमने यूज़ करना है वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इतनी बात है यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि, है ना, एक मिनट रुको बस, ठीक है ना, तो देखो ये था ना हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, हम देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है क्या, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि हम जो फाइल है ना हमने कहीं और यूज़ करनी है ना, मतलब कि कुछ और हमने फाइल में जो है वो यूज़ करना है, एक फाइल में से कुछ एक फंक्शन एक फाइल में जो हमने दूसरी फाइल में यूज़ करना है, तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे, जिस भी फाइल में हमने यूज़ करना है उस फाइल में जाके हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखना कैसे, सिंटैक्स वगैरह ये मैं बताता हूँ। फिर यहाँ से इंपोर्ट हुआ ऐप, उसके बाद वो यहाँ से आके ना कॉल हुआ है, क्योंकि वो एक फंक्शन था, है ना, ऐप जो है वो एक फंक्शन है, लिख रखा है फंक्शन ऐप, यहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट हुआ और इधर जाके वो इंपोर्ट हुआ। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट हुआ फिर वो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ से कॉल हुआ, जब वो कॉल हुआ तब इसने मेरे को रिटर्न की एक HTML, है ना, HTML रिटर्न की, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, HTML आएगी, और जब यहाँ पे HTML आएगी तो मतलब कि वो रूट के अंदर जाएगी,
तो जो भी यहाँ पे लिखा होगा ये रूट के अंदर चला जाएगा, है ना, सीधी सी बात है, उस रूट वाले डिव के अंदर चला जाएगा। जो रूट वाले डिव की मैं बात कर रहा हूँ इस डिव के अंदर जाएगा मतलब। अब इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि ऐसा ही हो रहा है ना, फाइलें हमारी कैसे घूम रही हैं, बस हमने वो देखा है और कोई इसमें ज़्यादा वो बात नहीं है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि मैंने यहाँ पे करना है, देखो सेम लिंक है ना, यही सेम लिंक रोज़ आपने ज्वाइन करना है क्लास के लिए, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को हमने चलाना है। अब देखो ध्यान से कि पहली बात तो मैं React 01 के अंदर होना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, है ना, 01 फोल्डर मेरा जो है वो ओपन होना चाहिए, हुआ ओपन। अब इसमें चलाना कैसे है, npm run dev, है ना, वही डेव जो डेवलपमेंट के लिए था, डेव हम उसका यूज़ कर रहे हैं, बस इसको एंटर दबाना है, ठीक है। लिखो कमांड लिखो चलाने के लिए, पहले मेन फोल्डर के अंदर आना है जिसके अंदर है ना हमारा प्रोजेक्ट सारा बना पड़ा है, उस फोल्डर के अंदर आना है, ठीक है। जैसे React 01 के अंदर सारी फाइलें तो पहले इसके अंदर हमने आना है, ठीक है। देखो यहाँ पे React 01 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कमांड देनी है हमने npm run dev, तो ये हमारा चलेगा। उसके बाद एक लिंक मिलेगा। अब ऐसे मैं इस लिंक पे क्लिक नहीं कर सकता, या तो कॉपी करके इधर से ऐसे पेस्ट करूँगा, या तो मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के फिर इस पर जो क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल दबा के मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपने आप ही आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कर रखा होगा आपने उसमें ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओपन हो, देखो आ रहा है हेलो आई एम शुभम करके, यही H2 में हमने डाला था, H2 का हमने उसमें डाला था, बस ऐसे हमारी फाइलें घूम रही हैं। तो मैं इंस्पेक्ट करके क्या आएगी, इसको मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जाके इसको ऐसे जब चेक किया, देखो रूट के अंदर वो H2 गया मेरा, ठीक है ना। तो इतनी बात थी सारी कि हमारी फाइलें कहाँ से कहाँ को घूम रही हैं। अब कि आपको लग रहा होगा कि ये इतना लंबा काम करेंगे हमारा, लग रहा होगा ना, लेकिन ये अभी के लिए लंबा लग रहा होगा क्योंकि हमने अभी तक बड़े प्रोजेक्ट देखे नहीं है। जब इससे हम बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, अब देखो जैसे उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस है ना उस ANN वाली वेबसाइट की जो आपने बनाई थी। अब उसमें आपको कितना कुछ कॉपी पेस्ट करना पड़ा था, जब आपने सेम तरीके के कंपोनेंट बनाने थे तो बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ा था ना। तो इसमें कॉपी पेस्ट करने का चक्कर खत्म हो जाएगा, एक कंपोनेंट बना के रख लोगे, उसको ही बार बार कॉल करोगे एक लूप घुमा के डायरेक्ट, है ना, वो अपने इतने सारे आपके क्रिएट कर देगा, है ना। और अलग अलग डाटा पास करवा दोगे, इमेज अलग, डिस्क्रिप्शन अलग, सब कुछ अलग अलग पास करवा दोगे ना। जो आप इतनी सारी लाइनों में कर रहे थे वो थोड़ी सी लाइनों में काम हो जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये React, है ना। अगर तो कुछ छोटा छोटा सा बनाना है तो फिर अपनी HTML सीधे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन कोई बड़ी वेबसाइट बनानी है एक पूरा, तो उसके लिए React का जो है वो यूज़ होगा, है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो स्क्रिप्ट से क्या हो रहा है कि इस डिव के अंदर जो है वो जो भी हम यहाँ से ऐप से है ना आ रहा था उसको डाल दिया हमने, ठीक है। यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है ये एक फंक्शन ऐप नाम का, हुआ एक्सपोर्ट, इधर जाके इंपोर्ट किया हमने उसको, है ना। जब इधर जाके इंपोर्ट किया है तो फिर हमने उसको बाद में क्या करवा दिया कि इसके अंदर डाल दिया रूट के अंदर, ठीक है। फंक्शन था वो कॉल होगा, जो रिटर्न करेगा वही जाएगा इसमें। तो उस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, हमें एक H2 रिटर्न किया, ठीक है। इतनी कहानी है। अब हम देखेंगे कि ये क्यों लगा रखा है हमने, है ना। फंक्शन बनाएंगे हम सिरे से, इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं, इसके बारे में हमने कल को देखना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हमने कल को देखना है ना, कि कैसे करेंगे, हम खुद लिखेंगे। अभी तो लिखा हुआ था यह सारा, हमने खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो उसके बारे में हम कल को देखेंगे, ध्यान रखना। बाकी ये फाइलों के बारे में पढ़ना एक बारी आपने, ठीक है ना। जो रिएक्ट के अंदर की सारी फाइलें हैं इनके बारे में एक बारी पढ़ना, ये रिएक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। क्लियर है इतना, बोलो पता चला है सभी को, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना आपने, स्ट्रक्चर जो है